गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, अभी आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इंडिया एक स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। हम लोग स्किल कैपिटल बनने के लिए यूथ अपलिफ्टमेंट ऑफ स्किल में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं एज अ सब जोनल ऑफिसर प्लेसमेंट सेल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इस चीज़ को लास्ट 10-12 साल से देख रहा हूँ एंड वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन वी आर हैविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और मेरा तो ये विज़न है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब विकसित भारत 2047 के तहत बोलना चाहते हैं कि हम कुछ ही साल में पूरे वर्ल्ड में महासत्ता बनेंगे, तो उस हिसाब से लास्ट 15 साल से मैं यूथ अपलिफ्टमेंट ऑफ स्किल पे काम कर रहा हूँ। वी विल बी दी मोस्ट ड्राइविंग पावर ऑफ इंडस्ट्री रेडी एंड फ्यूचरिस्टिक स्किल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए हम सब साथ जुड़ के इसके पर काम करें। नमस्कार, जय भारत, सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्व का एक विषय पे चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत एक महासत्ता बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो महासत्ता बनने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जान से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 जैसे थीम पे नए नए मिशन पे काम कर रहे हैं। हम सब भी उनके साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा 65% पॉपुलेशन बिटवीन वर्किंग एज ग्रुप है, जिसको 25 से 60 साल का जो एज ग्रुप है वो माना जाता है। और हम सब बहुत ही वाकिफ है कि इसी एज ग्रुप में कोई नया बंदा नया स्किल या नई कोई चीज़ सीख सकता है। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट भारतवर्ष के लिए, उसको भारतवर्ष को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मोदी साहब ने इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2016 से प्रस्तावित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, भारत के सभी राज्य इसके पर स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आज हम लोग प्रयागराज में हैं। तो प्रयागराज यूपी में स्थित है। आप सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी के, वो भी बड़े तहे दिल से स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन को बहुत फोर्सफुली आगे बढ़ा रहे हैं। और यूपी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द इंडिया है। 24 करोड़ जनता में से उसमें भी 60% यूथ वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में यूपी में स्किल डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे साथ डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, जो डायरेक्टर है विनीता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, वो खुद नर्सिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस को भी लीड करती है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये स्किल डेवलपमेंट और ये यूथ में क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल है केडी सर आपका। इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा आपके ऑडियंस को कुछ बताना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है।
तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात हो रही है। तो स्किल डेवलपमेंट एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि किसी भी बच्चे को उनको ग्रूमिंग करी जाती है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया जाता है और साथ में किसी एक स्किल पे उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो मिशन चल रहा है ये गवर्नमेंट के अंतर्गत चल रहा है। हमारा नेशनल लेवल का स्कीम है ये। इसमें गवर्नमेंट की एक सेक्टर है या फिर एक कंपनी है इसको कहेंगे, और इस सेक्टर के अंतर्गत गवर्नमेंट के बहुत से ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं। यस, ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट खुद भी चलाती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी चलाते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू। तो इसके तहत ये बच्चों को ट्रेन करते हैं और लेकिन जो ट्रेनिंग पार्टनर्स इनके होते हैं उस पे पूरी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की होती है जब बच्चा एडमिशन लेता है, और उनका जॉब प्लेसमेंट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रेनिंग सेंटर्स की होती है। तो इस पे पूरी ट्रैकिंग होती है गवर्नमेंट की कि एडमिशन से लेकर के उनके जॉब प्लेसमेंट तक की, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंतर्गत ही होती रहती है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि इसमें बच्चे का कोई भी फीस नहीं लगता, कोई भी चार्जेस नहीं लगते और उनको स्किल सिखाया जाता है। अब बात ये आती है कि इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या इसकी महत्व है इंडिया में स्किल डेवलपमेंट का। एक्चुअली जैसा कि केडी सर ने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में यंग पॉपुलेशन है जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे एजुकेटेड तो हैं, उन्होंने डिग्रियाँ तो हासिल कर ली हैं, लेकिन जब भी वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें यही बोला जाता है कि आपके अंदर क्या ख़ास चीज़ है जो चीज़ की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो कहीं पीछे रह जाते हैं। डिग्री तो सबके पास है, बीए, बी या फिर इंजीनियरिंग का, हर तरह का, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ उनके अंतर्गत नहीं रहता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जगह वो पीछे रह जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पाता और वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में स्किल की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो उसी को कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने जो इस योजना को चालू किया है स्किल डेवलपमेंट का, ताकि हमारे यहाँ का जितना भी यूथ है वो हर बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। इसके लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है। और हमें लगता है कि जब हम अपने यूथ को इस तरह एम्प्लॉयमेंट देंगे और यूथ हमारा आगे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में हम पीछे हैं और इस तरह के स्किल्ड बंदों की वजह से, स्किल्ड मैन पावर की कमी की वजह से, तो वो डिपार्टमेंट या वो सेल हमारा इस तरह के स्किल्ड लोगों को यूज़ करके हमारा इंडिया आगे बढ़ सकता है, काफ़ी हम आगे जा सकते हैं। जी मैडम, आपके विचार जान के मुझे बहुत खुशी हुई, पर मेरा ये, आप स्किल डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो जी। आप एज अ डायरेक्टर ऑफ विनीता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, क्या आपको लगता है कि ये आप कॉलेजेस भी चला रहे हो, आप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, तो क्या विनीता ग्रुप भी इसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहा है स्किल डेवलपमेंट में, या आपको इसकी नीड लग रही है कि इसमें ये जाना चाहिए ग्रुप? जी, मुझे लगता है कि जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तब हमें अपने हॉस्पिटल में नर्सेस की बहुत कमी महसूस हुई थी। जी। उस वक्त हमें लगा था कि नर्सेस की बहुत ज़्यादा इंडिया में कमी है, और जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल चलाने में कहीं पीछे रह जा रहे हैं। जी। और हमारे प्रयागराज में भी बहुत कमी है, या फिर यूपी में बहुत कमी था। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमने 2008 में हमने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल में भी वो कमी दूर हो गई, और बाकी हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी हमारे बच्चे जा रहे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स में नर्सेस की ज़रूरत है। तो उसी तरह से चीज़ों को अब मुझे लगता है कि जब हम एक हॉस्पिटल रन करते हैं तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, नर्सेस से रिलेटेड होती है, हमारी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग होता है, हमारे हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है तो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, और हमारे यहाँ
इक्विपमेंट्स है तो उन्हें देखभाल करने के लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमारे क्षेत्र में प्रयागराज या यूपी में बहुत कमी है, मिलते नहीं हैं। तो हमें उनको ला करके फिर ट्रेंड करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको हम उस फील्ड में ला पाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो हेल्थ सेक्टर में जिसकी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, ताकि वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी और हॉस्पिटल में जाएं, उन्हें इजीली जॉब मिले। कम से कम एक क्षेत्र में उनको वो स्किल्ड है रिकॉर्ड कीपिंग या फिर कंप्यूटर या फिर अकाउंट सेक्शन, कुछ भी जो हॉस्पिटल को रन करने के लिए ज़रूरत है, ऐसे बंदे ट्रेंड हम करें और हम सोसाइटी को दें। जी मैडम, इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस चीज़ को हेल्थ केयर सेक्टर बोला जाता है। तो आपको अभी ये 100% लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्किलिंग पार्ट है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा। और मैं तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं जितना जानता हूँ कि एक डॉक्टर को काम करने के लिए कम से कम 5 से 7 टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। हम कभी भी ये नहीं जानते कि हमारा एक्सरे जो बंदा कर रहा है, क्या वो एक्सरे कैसे लेना है वो सीखा है? एक लेडी का जो प्रेगनेंसी में ये उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम जो गायनेक सर्जन को जो सपोर्ट करता है, क्या वो ओटी टेक्नीशियन क्वालिफाइड है कि नहीं है? तो अभी भारतवर्ष में पूरे में लोग ये टेक्नीशियन स्किल है जो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। बट नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा भारतवर्ष एक महासत्ता बनने की ओर आगे बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि हम सभी सेक्टर में अभी टॉप पे जा रहे हैं। अभी योगी जी भी यहाँ पे इंडस्ट्री कॉरिडोर डाल रहे हैं, एक्सप्रेस वे डाल रहे हैं। इतना बड़ा कुंभ आपके यहाँ पे प्रयागराज में खत्म हुआ, बहुत बड़ा, और वो सक्सेसफुली खत्म हुआ, जो हमारे सबके लिए एक गर्व की बात है। तो ऐसे इवेंट को मैनेज करने के लिए भी स्किल्ड बंदे चाहिए। खाली टेक्नोलॉजी एडप्ट करने से या सॉफ्टवेयर परचेस करने से काम नहीं होता है। तो आप 100% ऐसा मानते हैं कि विनीता ग्रुप को भी ऐसा लगता है, जो 22-25 साल से इसमें जुड़ा है, तो ये स्किल डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो मैडम, आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। बिंदु विश्वकर्मा साहब, नमस्ते। नमस्ते सर। जब हमारी बात होती है स्किल डेवलपमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मैं एक बात थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेशियो, जब बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, इंटरनेट पे आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट रेट के परसेंटेज दिखते हैं, बट क्या किसी ने ये देखा है कि जब हमारा कोई एक लड़का, इंडिया का एक युवान, भारत का एक युवान, जब उसको जॉब मिल जाती है, तो वो जॉब उसकी पढ़ाई के अन्वय पे मिल रही है? क्या वो इंजीनियर बना है तो क्या वो इंजीनियरिंग की जॉब मिल रही है? और मिलने के बाद क्या वो 2-3 महीने में उसको छोड़ रहा है या 2-3 साल पे छोड़ रहा है? हमने एक परसेंटेज उठा लिया कि भाई 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बट एक कॉमर्स का बंदा जो ग्रेजुएट बंदा था, वो 2 महीने में ही वो जॉब को छोड़ देता है, तो फिर से वो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो अब ये दुनिया इस पे आ गई है कि आप लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हो। और लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के लिए अब आपको एक फ्यूचर रेडी स्किल पीपल बनना पड़ेगा। और जो फ्यूचर रेडी स्किल है, उसके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा कि आप सपोज अस्पताल के डायरेक्टर हो, आपके यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, तो आपको जो उसमें स्किल चाहिए कि आपके पूरे अस्पताल के मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करे, भले वो आर्ट्स का ग्रेजुएट है, कॉमर्स का ग्रेजुएट है, वो आपसे मायने नहीं करेगा, आपको खाली ग्रेजुएट चाहिए। तो अभी हम बात करें, आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो उसको एक वर्ड टेक्निकली बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स। तो क्या आप खुद एक बड़े अस्पताल सेटअप के डायरेक्टर हो, फिर आप वेरी सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो, तो आपको क्या अभी लग रहा है कि ये इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स एंड ये लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट वाली जो स्किल लेके आए, ऐसे यूथ आपको एम्प्लॉय करने हैं, या आपको क्या इसकी नीड लग रही है, क्या इसकी ज़रूरियत दिख रही है आपको? सर थैंक यू।
मैं एक चीज बस इसको चेंज करना चाहूंगा। जी। आपने इंडस्ट्री फोर्स बोला। इंडस्ट्री आपकी अस्पताल हाँ, इंडस्ट्री मैं है। हॉस्पिटल या आप अस्पताल हो। हॉस्पिटल रेडी फोर्स। या नहीं, इंडस्ट्री है वो, अस्पताल भी एक इंडस्ट्री है सर, वो हम आप ऐसा मान मानते के हैं, चलते हैं। मैं अस्पताल को Very अस्पताल good. मानता हूँ, मैं उसको इंडस्ट्री नहीं मानता। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमको अगर स्वस्थ भारत की ओर बढ़ना है, जी। एक महाशक्ति बनना है, हम्म तो हमको पूरे इंडिया को, पूरे भारत को स्वस्थ करना पड़ेगा। जी। तो वो स्वस्थ करने का जो परिकल्पना है, ये जो परिकल्पना की हम बात कर रहे हैं, हाँ वो हम इंडस्ट्री शब्द लेकर के नहीं चल सकते। हाँ वो भावना इंडस्ट्री वाली दूसरी हो जाती है। हाँ, मैं समझ गया। एज ए डॉक्टर आपकी भावनाएं मैं समझ Yes. रहा हूँ। अब रही बात स्किल की बात, अगर हम लोग करें, और इससे पहले दो शब्द और चीजें मैं बोलना चाहता हूं कि अगर किसी देश की दिशा और दशा बदलनी है तो उसके लिए यूथ चाहिए। और वो हम प्राउड है इंडिया के लिए कि मेरे पास यूथ वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन। तो आज जो हम धक्काड़े के साथ कहते हैं कि मैं हमारा भारतवर्ष अब सबसे महाशक्ति बनने जा रहा है, किसके लिए कह रहे हैं हम? यूथ के बल पर कर रहे हैं। अब रही बात स्किल की, जिसकी बात हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं। अगर हम बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन आपसे बात करें तो बहुत चीजें हम लोग फेस करते हैं। लाइक जैसे एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब अगर हम ये कहें कि उस फ्रैक्चर हैंड को शुरुआत से कैसे उसको सपोर्ट करके लाना है मेरे पास, क्योंकि पेन से वो परेशान है। लेकिन हमारे अस्पताल में, विनीता अस्पताल में आ गया तो वो गेट के एंट्री जैसे करे, उसका पेन खत्म हो जाए। वो खत्म कैसे होगा कि मेरा ट्रेंड बंदा, ट्रेंड स्किल बंदा, जो आपने भी बोला, हेल्थ रेडी फोर्स, अगर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करें, रेडी फोर्स, हेल्थ केयर रेडी फोर्स, तो फट से उसको एक स्किल से ही मान दे, एक सपोर्ट दे, देन डॉक्टर के पास लेके आए, उसका पेन खत्म हो गया आते ही। और हमारे पास डॉक्टर को अटेंड करने से पहले उसको इंजेक्शन लग जाए, तो वो कौन करेगा जब हमारे पास हेल्थ केयर रेडी फोर्स है, स्किल्ड पर्सन है आपके पास, जिसके पास स्किल्ड की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट या स्किल नेशनल स्किल मिशन चलाया और पूरे स्टेट लेवल पर आ गया, और यहाँ पर हमारे माननीय योगी जी ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से अपनाया, अडॉप्ट कर लिया। तो ये चीजें हो रही है क्योंकि ये फील की जा रही है। हम लोग फील करते थे जी। अब जब हम ऐसा एक फोर्स तैयार कर देंगे तो विनीता अस्पताल के लिए नहीं होगा, ये हमारे इंडिया के जितने अस्पताल होंगे जी। अब उत्तर प्रदेश से, अगर मेरा अस्पताल उत्तर प्रदेश का, पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, हर हॉस्पिटल में ये केयर शुरू हो रहा है। अब देखिए, अगर वो पेशेंट मेरे पास पेनलेस आया तो कितना आशीर्वाद देगा कि हम गेट के, अस्पताल के गेट जैसे ही पहुंचे हमारा पेन खत्म हो गया, क्योंकि हमारा तुरंत केयर शुरू हो गया जी। क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने चैम्बर में बैठा है, वो वहां नहीं जाएगा, वो तो टाइम के बाद उसको अटेंड करने वाला है। और अगर मान लीजिए डॉक्टर थोड़ा सा बिजी है तो उसको और इंतजार करना पड़ेगा जी। तब तक कौन हमारा अटेंडेंट, टेक्नीशियन ही अटेंड करेगा, स्किल्ड टेक्नीशियन। जिसकी बात हेल्थ केयर रेडी फोर्स की बात करें, स्किल्ड पर्सन, तो वहां पर स्किल केयर की हमको जरूरत है। तो आपको भी सर ये पक्का लगता है? यस सर, कि अभी हमारा जो यूथ है, यस सर, क्यों नहीं सर। अब देखिए, अब बात आती है कि जैसे हम आज बात करते कन्वेंशनल पढ़ाई की बात, इंटर तो एक बेसिक पढ़ाई होती है और वो सबको होना चाहिए जी। लेकिन उसके बाद हम बीए, एमए और सब कर लेते हैं, और फिर हम गवर्नमेंट से या सवाल करते हैं कि साहब हम पढ़े लिखे हैं, आई नीड ए जॉब। अगर सब लोग गवर्नमेंट में ही जॉब करने लगेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर बन के वो किसके ऊपर काम करेगा? पब्लिक है ही नहीं। जी जी जी। तो ये सर सब ऑफिसर बने वो भी तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट, ये संभव नहीं। ये तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज लोग बन सकते हैं। लेकिन हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि साहब हम पढ़ लिखे हैं, अब मुझे जॉब दो, तो सबको जॉब कहाँ से मिल सकती है? मैं सर इसमें, मैं इसमें आपको एक पोस्ट दूंगा कि मैं 25 साल से सपोज टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से जुड़ा हूँ।
जब भी कोई एक लड़का इंजीनियरिंग खत्म करता है हाँ। तो बस उसको यही होता है कि अब मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ yes। या आप डॉक्टर बन गए हो तो अब मुझे अच्छी जॉब मिलनी ही चाहिए। हाँ। पर आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपके पास एक टेक्नीशियन था जो पेशेंट को एंटर होते ही पेनलेस कर देता है, Yes। तो क्या आप कभी उसको जॉब से रिलीव करोगे? नेवर। तो मैं अपने इंडियन यूथ को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ अपनी कन्वर्जेशन से कि आप ऐसे स्किल लेके आइए जॉब में कि जिससे आपको जो आपका जॉब एम्प्लॉयर है वो कभी भी जॉब से निकालेगा नहीं। तो मैं जो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ और आप बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दी विनीता अस्पताल ग्रुप और आप तो काफ़ी सारे कॉलेजेस को भी लीड करते हैं, ड्राइव करते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे करीबी और से जुड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि आप डॉक्टर भी है, रादर ये सब अस्पताल को भी पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या सर आपको ये भी लगता है कि हेल्थ केयर तो आपका एक कोर एरिया है, पर आप पूरा जब अस्पताल मैनेज करते हैं, कॉलेजेस मैनेज करते हैं, तो आई मस्ट बिलीव कि आप जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उनके इंटरव्यू में भी आप कभी ना कहीं आप और मैडम इन्वॉल्व होते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो भी एक टीचिंग इज ऑल्सो स्किल? तो क्या एक डिग्री लेके जो पर्सन आया आपके पास उसमें आप और क्या चीज़ें देखते हैं, या एक बंदा खाली अकाउंटेंट की जॉब के लिए आया पर क्या वो हॉस्पिटल अकाउंटिंग को जानता है, वो क्या आप देखते हैं? तो मैं उसके पर आपके एक विचार जानना चाहता हूं कि आप जो मैनेजमेंट करते हैं पूरे अस्पताल का, इतनी सारी कॉलेज का और इतने साल से, तो आपको क्या लग रहा है और आप अपने इंडियन यूथ को क्या मैसेज कन्वे करेंगे इससे? देखिए, मैसेज इंडियन यूथ को मैं ये करना चाहता हूँ कि आप एक बेसिक इंटरमीडिएट की तो पढ़ाई कर लीजिए, ये जरूरी है जी। लेकिन ये आप जो MA BA करने के लिए जाते हैं और फिर आपको जॉब नहीं मिलता जी, आप क्यों नहीं ऐसे चीज करते हैं जो कि तुरंत आपको जॉब मिल गया? लाइक जैसे हमारा ANM चलता है, GNM चलता है जी। आज लड़कियां इंटरमीडिएट के बाद आती हैं, 3 इयर्स की कोर्स करें और उनके दरवाजे पर जॉब खड़ा नॉक करती है कि आप आ जाइए। मतलब उनको कहीं जाना नहीं है, गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसीज पड़ी है। इसी तरह से कोई जो नहीं कि नर्सिंग कोई करे या पैरामेडिकल्स करे, उसके अलावा बहुत से जॉब ऐसे हैं जो स्किल में हम लोग एडिशन हुआ होगा या मुझे करना चाहिए। लाइक अब एक पेशेंट के फिर पेशेंट पर आते हैं, बराबर है सर। एक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एक हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट आया, सीरियस पेशेंट। अब डॉक्टर तो तुरंत गेट तक नहीं जाएगा ना जी। कौन जाएगा? टेक्नीशियन या हम जिसको वार्ड बॉय बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा वार्ड बॉय ट्रेंड नहीं है तो थोड़ा बहुत तो हम ट्रेंड कर देते हैं कि भाई देखो उसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगा दो। बट वो ट्रेंड नहीं होता उतना। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा वो चीजें हम डाल नहीं सकते अचानक, वो हेल्थ केयर के रिलेटेड नहीं है माइंडसेट उसका। तो अगर हम उसको 3 मंथ का 6 मंथ का एक ट्रेनिंग कर दें, उसको ग्रूमिंग कर दें, जैसे डॉक्टर विनीता मैडम ने एक चीज बोला था, ग्रूमिंग कर, ग्रूमिंग अगर हम उसको 3 मंथ का स्किल ग्रूमिंग कर दें जी, तो हमारे पेशेंट की जान बच जाएगी। क्योंकि फर्स्ट इनिशियल गाड़ी से वो अटेंड कर रहा है, डॉक्टर वहां नहीं अटेंड कर रहा। आल्दो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि ऐसे मरीज के लिए हमारे जो वार्ड बॉय जिसको हम कह लें जी, हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं जी। बट डॉक्टर्स का शॉर्टेज इतना है कि हर पेशेंट के लिए हर जगह काम नहीं कर सकते, अस्पताल में ऐसे संभव नहीं कि डॉक्टर्स टाइम भी दे सके, नहीं दे सकता। तो जो छोटा सा चीज है, छोटा सा 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, वो ऐसा चीज हम लोग उनके जेहन में डाल दें, उनको पढ़ा लिखा दिया जाए कि वो ऐसे मरीज को तुरंत हैंडल करके इमरजेंसी में ले। सर आपकी बात में मैं एक बात ऐड अपॉन करूंगा कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला है। अभी हमारे इंडियन यूथ में या जो स्कूल जैसे ख़त्म हुई या कॉलेज ख़त्म हुई, वो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मैंने सपोज साइंस ग्रेजुएशन किया तो अब मैं बैचलर ऑफ केमिस्ट्री हूँ तो मैं केमिस्ट्री फील्ड में ही आगे बढ़ पाऊँगा। तो मैं अपने ये माध्यम से एक मैसेज ये कन्वे करने जा रहा हूँ कि जब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो पूरी वोकेशनल स्किल पे काम कर रही है तो उसमें इनका क्रक्स ऑफ द पूरा NEP यही है
कि अपने आप को आपको कन्फाइन नहीं करना है कि आपने सब साइंस ग्रेजुएशन कर लिया तो आप खाली साइंस में ही काम कर सकते हो। आपने ये कभी नहीं बोला इसमें कि आपका वार्ड बॉय है वो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट ही चाहिए। आपने क्या बोला, 3 महीने का मैं वो सिखा दूं Yes. कि जो बेसिक चीज है। बिल्कुल। तो मैं ये माध्यम से अपने यूथ को एक मैसेज कन्वे हम कर सकते हैं कि आप अपने दिमाग में ये निकाल दीजिए कि आप जो पढ़े हो एंड हम जो बोले कि हेल्थकेयर रिलेटेड स्किल, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल आप क्यों नहीं ले सकते। आप थोड़े से भी इंटरेस्ट लेके अकाउंटिंग का एक 3 महीने का या 6 महीने का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं उसको ज्वाइन करिए। वो सर्टिफिकेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड वैलिड होता है और वो आई एम मच श्योर कि ऐसा बंदा, ऐसा कोई लड़का या ऐसी कोई लड़की आपके पास सर्टिफिकेट लेके आएगी तो आप उसको तुरंत एम्प्लॉयमेंट Yes, दोगे। sir. क्यों नहीं, तो क्यों नहीं। तो ये हमारा क्रॉक्स ऑफ द टॉक और हमें आपसे जान के भी ये खुशी हुई कि आप भी अब ऐसे इंडियन यूथ को या यूपी के यूथ को यस आप भी एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो जो टू द पॉइंट स्किल लेके आ रहा है। Yes. न कि खाली एक डिग्री पेपर लेके आ रहा है। इट्स अ पीस ऑफ पेपर। Yes. अब आपकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। सर, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता जी। हूँ। आपने हालांकि कह दिया उस बात को कि जैसे एक इंजीनियरिंग का बच्चा हाँ 4 साल इंजीनियरिंग किया, जी, थियोरी खूब पढ़ाई गई, हाँ खूब पढ़ाई गई, राइट, लेकिन जब वो फील्ड में आता है, हाँ प्रैक्टिकल स्किल्स कम है। आई एम सॉरी टू से, नहीं, इट इज नहीं जानता। ट्रूथ। लेकिन हम अगर उसी चीज को, उसी पैटर्न को फ्लिप कर दें, हाँ रिवर्स करें, हम अगर 80% जॉब ओरिएंटेशन जो उसका है, जी, मैकेनिकल है जी। तो मैकेनिकल के बारे में जाने 80%, हाँ। एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उसको बोलेंगे, हाँ हाँ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, नॉट ऑन थ्योरी प्रैक्टिस। जी 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 हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वो हैंड से काम करे वो, और 20% उसका थ्योरी रहे। जी। और वो जो वर्कफोर्स वो जो मिलेगा यूपी गवर्नमेंट को या पूरे भारतवर्ष को, तो वो आप सोचिए वंडर करेगा जाके। लेकिन हम सिर्फ डिग्री दे दिए, हाँ। अब पता चला कि उसको कुछ जानता ही नहीं। अब जो एम्प्लॉयर है, हाँ। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की तो हम बात बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, प्राइवेट में वो चाहता है हाँ। कि हमको ऐसा वर्कफोर्स मिले, जैसे आपने एक हाँ। शब्दावली बोली थी, हाँ। इंडस्ट्री वर्क, इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, इंडस्ट्री रेडी वर्क, तो उसको तो वो चाहिए ना। हाँ। तो थोड़ी 4 महीने सिखाएगा और सैलरी देगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो उसको इंडस्ट्री रेडी फोर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। तो वो हम क्यों नहीं अपने कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाए, और जहां पर वो पढ़ रहा है उस बच्चे को वो चीजें चाहिए और मॉडर्नाइज चाहिए। ये क्योंकि आज भी आई एम सॉरी टू से कि आज भी हम पुराना चीज लेकर के वो बच्चे को पढ़ाते कि बच्चा तुम मोटर की बाइंडिंग ऐसे होती है, बच्चा मोटर की बाइंडिंग ऐसे होती है, पुराना वाला, जो कि आज उसकी जरूरत नहीं है। आज मॉडर्नाइज हो गया सब चीजें। तो हमको वो चीज, मशीन सारी वो चीज, जितने इंफ्रा उसके लिए है, वो हमको जानने की जरूरत है। जी सर, तभी हम अपने प्रदेश का, अपने समाज का, पूरे अपने भारतवर्ष का दशा और दिशा बदल सकते हैं। और जैसे ये दिशा और दशा बदली तो हमको, भारतवर्ष को कोई मतलब आगे बढ़ने से, महाशक्ति बनने से कोई रूल करने से हमें रोक नहीं सकता। और ये यूथ ही है जो ये काम कर सकता है, जिसके लिए मुझे प्राउड है कि इंडिया में सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड यूथ यूपी है। साथ ही साथ आपने एक चीज, हम 2023 की बात आपको एक चीज और बताएं कि पहली बार अपने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगीनाथ जी के अध्यक्षता में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, GIS हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, UPGIS, जो कि कभी नहीं हुआ था। और चांस की बात है कि मुझे भी उसमें इनविटेशन मिला, मैं उसमें गया। आप में गए? वहां पर मैंने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर दिया। वेरी गुड। आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा भरोसा हमारे मुख्यमंत्री पर किया गया। क्यों? फिर अब वही बात आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा
उसमें से भी सारे स्टेट से मोस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस है यूथ है, या क्योंकि वो विजन मोदी जी से वो अलाइन कर रहा है, अलाइन कर रहा है। अलाइन अब कर रहा देखिए, है अब उसके लिए फिर तुरंत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी। बनाया गया और इसमें मैंने इस बात को फील किया कि ये जो $1 ट्रिलियन का दिया गया था, जैसे हेल्थ सेक्टर को मेरी एक GIS मीटिंग से पहले एक मीटिंग हुई, हाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, तो पता चला कि फिगर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी भी याद है कि शायद उनको 2500 करोड़ का शायद उनका टारगेट था, लेकिन जिस दिन हम लोग मीटिंग कर रहे थे उनके अध्यक्षता, उस दिन 3500 करोड़ रुपए का उनको वो मिल गया था, अचीवमेंट मिल गया था जी। तो ये ऐसे सर, नहीं ये तो मिला। क्या है, और जब साथ ही हम साथ सर, अच्छी एक सोच चीज़ और से मैं आगे बताऊं बढ़ते हैं ना सर, एक चीज़ और है कि जो अब उत्तर प्रदेश हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो सब चीज़ का एक भय का जो वातावरण था वो खत्म भी हो गया जी। तो वो इंडस्ट्री पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से एडेप्टेबल हो गया है। हाँ, यूपी को अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, अब यूपी में ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं जी। और हमको $1 ट्रिलियन कंट्री के लिए सपोर्ट के लिए जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनानी है, वो कोई रोक नहीं सकता सर जी। कोई नहीं रोक सकता। और यूथ हमारे पास है, मुझे इस बात का प्राउड है। हमें और भी मैं चाहता हूं कि इसमें स्किल शब्द एक जो बात जो मिशन चल भी रहा है, स्किल नेशनल स्किल मिशन प्रोग्राम, तो वो हम भी चाहते हैं कि यूथ को ऐसी सब चीजें स्किल में, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें स्किल की बात चल रही है और हो रही है। हेल्थ केयर तो एक पार्ट है, इसके अलावा सारे इंडस्ट्री में चल रहा है, बहुत सारे पार्ट है। यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप कन्वेंशनल डिग्री की ओर न भागें, क्योंकि हर आदमी IAS और PCS नहीं बन सकता। उसके लिमिटेड है। आप वहां जाकर के इसको अदरवाइज न लीजिएगा यूथ, क्योंकि आप वहां जाते हैं और 5 साल तैयारी कर रहे हैं फॉर व्हाट। यस आपको अगर सिलेक्ट होना है तो 3 साल में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज 5 साल बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। जी। आप स्किल में आ जाइए ना, लोग 8-10 साल तक तैयारी करते हैं। नहीं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, यूथ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वही फिर बात कर रहे हैं कि हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS नहीं बनता। कुछ परसेंटेज बनते नहीं सर, उसी में से तो बनते हैं। उसी में से। बट हमको अपना औकात जिसको बोलते हैं, पढ़ने की औकात, मुझे पता कर लेना चाहिए कि हम कितना लेवल तक आ गए, और फिर एक बार अगर उस लेवल पर हम नहीं पहुंच रहे तो हम दूसरा रास्ता कर। और हम सर इतने सीनियर होके ये बात अपने यूथ को भी बोल सकते हैं कि अभी आप जो एज ग्रुप में हो, और अभी जो भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, तो आपके लिए सभी चीज ग्रीन कारपेट है। यस। आप वो लॉर्ड मैकॉले वाली जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप बोले, तो NEP लाने का मेन जो मुद्दा था वो वही था कि हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है पढ़ाने की, ओनली थियरी पोर्शन पर प्रैक्टिकल नहीं था, तो NEP में जो वोकेशनल स्किल है, और वोकेशनल का मतलब ही ये है कि आपको जिसमें काम करना है आप वहां पे पहुंच जाओ, जहां आपको इंटरेस्ट है, और वहीं पे आप पढ़ो, और 20-30% थियरी पढ़नी है आपको। बिल्कुल। तो आप एक हैंड्स ऑन स्किल लेके जाओगे एम्प्लॉयर के पास, जो एम्प्लॉयर कभी मना नहीं करेगा। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आपकी बात से मैं कोरिलेट करूंगा कि आप अभी इन्वेस्टर समिट में गए, तो जो भी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, वो तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में कर रही है। तो इंफ्रा अकेला मनुष्य के सिवा कैसे चलेगा? उसके लिए तो सर चाहिए बराबर, तो मनुष्य मैनफोर्स चाहिए। तो वो सपोज मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ पे अभी सेमीकंडक्टर के प्लांट आ रहे हैं, तो वो प्लांट अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलेंगे। सेमीकंडक्टर का स्किलिंग फोर्स भी चाहिए, या स्किल्ड पर्सन चाहिए। बिल्कुल सर। और सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो मैं ये मानता हूं, और आपसे मैं कोरिलेट भी कर सकता हूं, कि हम एज अ सीनियर मोस्ट डॉक्टर, एज अ सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम यूथ को एक बताए कि अभी ये जो स्किल की बात कर रही है वो आपके लिए एक ग्रीन कारपेट है। और मैं आपकी बात से ये भी समझ रहा हूँ कि आपका जो विनीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसमें इंक्लाइंड है।
यू पीपल आर क्वाइट इंटरेस्टेड कि आप भी इसमें कुछ योगदान दे, तो उसके लिए सर आप क्या सोच रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन शुरू कर दिया। देखिए सर, हमको ये सोच जो है युवा में, हाँ, हमको हर इंटर कॉलेज, क्योंकि इंटरमीडिएट एक बेसिक एजुकेशन चाहिए हर जी चीज़ जी के लिए। जी जी, क्योंकि अगर हम MBBS के लिए भी जाते हैं तो हमको इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए चाहिए तो इंटरमीडिएट चाहिए। हाँ जी, तो हमको उस इंटरमीडिएट कॉलेज में युवा को बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये स्किलिंग चीज़ें हैं जो तुरंत आप 2 साल 6 महीने 3 महीने में कर लीजिए तो तुरंत आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। जी, आप बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने MA कर लिया, हमने BA कर लिया तो हमको अब जॉब मिलना चाहिए। अरे उसका कोई रोल ही नहीं लाइफ। जी जी आई एम सॉरी, रोल नहीं है वो तो टीचिंग के लिए ठीक है। आपने MPhil कर लिया, आपने PhD कर लिया, ए पीस ऑफ पेपर है, डिग्री एक मिल हाँ गई सर, है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्नामेंटल डिग्री। हाँ, तो वो आप टीचिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन आप PhD करके करेंगे क्या लाइफ में सर? क्या कर लेंगे बताइए? जी, व्हाट इज यूज ऑफ, नहीं एम्प्लॉयबल स्किल कैसे लेंगे? हाँ, फॉर नेशन के लिए क्या बिल्डअप करेंगे? और ब्रेड बटर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वही चाहिए। सही बात है, तो उसके बगैर तो कोई कुछ कर ही नहीं चलेगा सकता। नहीं। Yes, तो सर क्या विनीता ग्रुप Yes, इसके लिए प्रयागराज में कोई इनिशिएटिव लाने का सोच रहा है कि भाई स्किल डेवलपमेंट में आप काम आज करें? क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, हमने आज के, आप यूँ कह लें कि 15 साल पहले, वेरी गुड, 16 साल पहले हाँ, हमने शुरुआत इसकी कर कर ली दी। है, जी, अब वो जाने अनजाने में शुरू हो गया। हाँ। जैसे नर्सिंग कॉलेज है, हाँ हाँ हाँ, इसमें वो चालू कर दिया है। ANM, GNM, OT टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, वेरी गुड, ये शुरू कर दिया। फिर फार्मेसी कॉलेज शुरू कर दिया। हाँ, तो ये स्किल्स का ही तो एक पार्ट कह है, लें। पार्ट है। बट जो और भी चीजें जो हेल्थ केयर में चाहिए या दूसरे सेक्टर्स में जरूरत है, जी, तो उसके लिए वर्कफोर्स हमको उसी लेवल से इंटरमीडिएट के बच्चों को ये चीज बताना पड़ेगा। हाँ, जो कि कॉलेजेस तो क्या आप फुलफिल नहीं कर पा हाँ, रही हैं। कॉलेजेस जो हैं फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। ऐसे कि आपको अब देखिए, अभी जो हम सर आपको एक चीज़ पता है कि हमारे पास जब बच्चे आते थे पहले, नर्सिंग में बच्चे कम आते थे। जी, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि नर्सिंग बहुत खराब जॉब। हाँ हाँ हाँ, अब जब एक बैच हमारे निकला, 2 बैच निकला, तो जिस घर की बच्ची इंटरमीडिएट के बाद, सिर्फ इंटरमीडिएट, जी जी, चाहे वो आर्ट साइड से आर्ट्स हो, कॉमर्स में कोई कॉमर्स भी फील्ड में किसी है। भी साइड से था, वो निकल करके 25,000 रुपये पर मंथ कमा रही है। जी जी, आर्ट्स कॉमर्स अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल गया तुरंत, इमीडिएट। अब क्या होगा कि जब उसके पड़ोसी बच्ची देखी या उसके फादर देखे कि अरे इसको 25,000, अभी 3 साल नर्सिंग की कोर्स कर हाँ, और और अच्छा 25,000 employment रुपए की मिल सैलरी गया। मिलने लगी। जी, अब स्टार्टिंग पूरा परिवार खुशहाल है, हाँ, या जहां उसकी शादी होगी वो परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो वो बगल के पड़ोस की बच्ची वो कहे कि नहीं हम भी एडमिशन लेंगे। हम सब जानते हैं कि स्किल एंड नॉलेज बोथ आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। तो अब जब स्किल एंड नॉलेज की बात करते हैं और हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ ऐसे ही यूथ में से एक यूथ जो बी विनीता अस्पताल ग्रुप का एक बड़ा अहम हिस्सा है, मिस्टर श्रेयस विश्वकर्मा है हमारे साथ, और वो वही एज ग्रुप के बिलोंग करते हैं। तो मैं श्रेयस जी को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमने तो ये बातें कर ली कि स्किल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, और जो NEP 2020 है उसकी रिक्वायरमेंट 100% है। पर आइए हम उन्हीं को पूछते हैं कि जब हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, आप भी एक कोर डिग्री से पास होकर आए हैं, अभी वो खुद, मैं जितना उनको जानता हूं तो वो बहुत ही एक एडवांस टॉपिक रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग में खुद अपना रिसर्च लैब बनाए हुए हैं, नोएडा में बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं, वो भी अपने आप को उसी फील्ड में अपलिफ्टमेंट का काम भी कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि श्रेयस जी, आपको क्या ये लगता है कि बीइंग अ यूथ ऑफ द भारत,
आपको ये लगता है कि अभी ये जो कौशल्य विकास की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक फ्यूचरिस्टिक स्किल की या एम्प्लॉयबल स्किल की हम जो लोग बात कर रहे हैं, क्या वो नीडेड है आपके एज ग्रुप में, या जो स्कूल में 11-12 में बच्चा आ रहा है उसको ऐसे ही वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जो रियली एक एम्प्लॉयबल स्किल है? आप क्या मानते हैं? सर देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप अपने हाथ से और अपने दिमाग से कर क्या सकते हैं। जी, ठीक है, उसको हम दोनों बोलेंगे मेंटल स्किल एंड साइकोमोटर स्किल। यस, या साइकोसोमैटिक स्किल्स। या साइकोमोटर स्किल, दिस इज ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी। यस सर, साइकोमोटर स्किल। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। जी कॉलेज में रहता था जी तो सबसे पहले ये होता था कि असाइनमेंट्स आपने कितने भरे, जी राइट। और मेरा हर बार ये क्वेश्चन होता था कि हाउ विल इट बेनिफिट मी व्हेन आई एम एक्चुअली बिल्डिंग स्टफ। गुड। I was deemed to be becoming an engineer and I always ask that question कि ये मुझे कहाँ जो है मुझे बिल्ड करने में काम आएगा। I was very passionate about technology. गुड। However, जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे एक रियलिटी पता चली कि आप टेक्नोलॉजी को प्यार करते हो, आप टेक्नोलॉजी से लगाव रखते हो, ये मैटर नहीं करता है। आप कितना लंबा आंसर दे सकते हो वो मैटर करता है। हाँ। और वो जब जाके रियलिटी जब कॉलेज में फेस की तो मेरा दिल टूटा था थोड़ा। मैं आपको 1 मिनट 1 सेकंड का पोज दूंगा इसमें। जैसे मैं टेक्निकल एजुकेशन से 25 साल में जुड़ा हूँ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपके हिसाब से वही कोई मायने नहीं करता कि आप खाली लंबा आंसर दे दिया पेपर पे तो आप में इंजीनियरिंग स्किल आ गई। वो जो पैटर्न है वही गलत है, वो ठीक नहीं। आप वही बोलना चाहते हैं? It is not directly proportional to your skills. Agree, very good. The amount of answers, the amount of data that you can emit out Yeah. of your brain On the needed, paper. when needed at that point of times, हाँ. and then you forget it. That kind of process, that kind of skill that you are gaining is not directly proportional to the actual workforce or the industry requirement that is needed right now. जी। तो और मैं ये चीज़ बात देखता था और मैं अपने दोस्तों से भी पूछता था। तो दोस्त तो मुझे ये बोलते थे कि यार क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स मिल रहे हैं, तुम अपना आगे चलो, हाँ, डिग्री भी मिल जाएगी आगे जाके। हाँ, और फिर बाद देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा। नाउ सर, अभी सिचुएशन ऐसी है कि वही मेरे दोस्त यार मुझसे पूछते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। मिस डिग्री आ गई है उनके हाथ में, डिग्री आ गई है, दे आर प्लानिंग कि यार अभी भी मुझे जो है अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छे कंपनीज में मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं। या तो यार कहीं से सोर्स लगवाओ, या तो मैं और बड़ी डिग्री करने जा रहा हूँ। ओके, अगेन रेट रेस में वो घुसना चाहते हैं। हाँ, और जितना वो डिग्रीज गेन करते जा रहे हैं उतना उनका जो एक यूथफुल एनर्जी है, जो अभी एक जो भागने दौड़ने का एज होता है, हाँ, वो उसमें जो है यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ये अच्छी बात है कि गलत बात है, ये मैं उनकी लाइफ को देख के नहीं बोल सकता हूँ, ये उनका डिसीजन है। हाँ। बट मेरा ये इसमें आप समझ लीजिए एडवाइस ये है कि आप डिग्री कितनी भी कर लो, आप पीएचडी भी कर लो। मेरे भैया पीएचडी हैं, वो खुद बोलते हैं कि भैया पीएचडी मत करना, बिकॉज कंपनीज एक्चुअली रिजेक्ट, वो पीएचडी देखती हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं। ओवर एजुकेटेड है आप। हाँ, वो एमटेक देखती हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि कंपनीज प्रैक्टिकल पे बहुत ध्यान देती हैं। उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए होता कि हाँ यू हैव नॉलेज, दे ऑल्सो सी दैट हाउ मच एनर्जी एंड हाउ मच एफर्ट यू कैन पुट इनटू इट। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं जो कि हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हमें जो है एबिलिटी टू कम्युनिकेट व्हाट वी हैव एक्चुअली गेन्ड नहीं सिखाया जाता है। हमें जो है इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या हो रहा है नहीं सिखाया जाता है।
थ्योरी बता दी जाती है कि हाँ इसको हाईलाइट कर लो, ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है. हाउएवर when you are pushing button of a CNC or a VMC, that CNC VMC machine never ask you the formula that you actually jotted down in your हाँ, head. बिकॉज वो बड़ा ऑब्सोलेट सा चीज पढ़ाया गया है आपको जी. एंड बहुत ही हाईली एडवांस CNC या वर्टिकल मशीनिंग सेंटर ऑफ इंडस्ट्री में है जो कभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने देखा नहीं है. और सर वही केडी सर मैंने जी. इंटरप्ट कर रहा हूँ केडी सर, वही मैंने आपसे बोल रहा था हाँ. कि एक्चुअली जो जरूरत है वो हम सीखते ही नहीं. हाँ, हम पीछे वाला बैग सीख लेते हैं या पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल जो जरूरत है, जो इंडस्ट्री को जरूरत है, वो नहीं सीखते. तो श्रेयस जी आपका भी तो क्रक्स ऑफ द टॉक आपका भी यही आ रहा है कि यूथ को अभी ये जो कन्वेंशनल डिग्रीज है उसके पीछे न भागते हुए और ये स्किल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव आ रहे हैं या उसको अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मैं किस में अच्छा हूँ, क्योंकि उसमें भी आप किसी को नहीं पूछ सकते कि मैं किस में अच्छा हूँ या मुझे किस में कैरियर बनाना है. Exactly. और आजकल क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत हजारों डिफरेंट डोमेन के कोर्सेज अवेलेबल है. तो मेरी आपसे भी एक ये गुजारिश रहेगी कि बीइंग अ वेरी कोर फेलो ऑफ विनीता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट, आप भी जब ये इनिशिएटिव विनीता ग्रुप ले तो आप भी एक यूथ को एम्पावर करिए, यूथ को गाइड करिए कि दिस इज़ माय एडवाइस एंड दिस इज़ माय सजेशन. पहले आप अपने आप को लुक आफ्टर करिए, आप अपने अंदर देखिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, बाद में वो स्किल में जाइए, क्योंकि आप यूथ को मैसेज देंगे तो वो डेफिनेटली एक ये एडप्ट करेंगे कि नहीं आज की दिन की रिक्वायरमेंट ये है. क्योंकि आपने बोला आपके काफ़ी फ्रेंड डिग्री करके फिर डिग्री कर रहे हैं, फिर डिग्री करके और एक डिग्री कर रहा है, और उन्हें ये लग रहा है कि जितनी मैं डिग्री करूंगा उतना मैं लाइकेबल होऊंगा कि इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट पर करेगी. रादर कंडीशन ये है कि जितना आप पढ़ते हो उतना काफी चीजों में आप अनक्वालिफाइड हो जाते नॉट क्वालिफाइड हो जाते ये हो. भी है. तो देयर इज अ डिस्पैरिटी सर. या मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं. बट देयर इज अ डिस्पैरिटी या कि ऐसा क्यों हो रहा है हम यूथ के साथ कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम लैडर चढ़ रहे हैं, हम डिग्री स्टैक करते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. इंडस्ट्री इज नॉट एक्सेप्टिंग अस. एंड मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी बोल रहा हूँ, मैंने कितने इंटरव्यू किए हैं. द रीज़न आई कांट एक्सेप्ट पीपल लाइक मी हु आर एट दिस एज इज बिकॉज दे कैन नॉट डू सिंपल स्टफ. उनको मैं बेसिक से सिखाऊंगा. मेरे कितने ही दोस्त हैं जो बोलते हैं कि अरे ठीक है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा और डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद मुझे कंपनी सिखा देगी क्या करना है. दे डिपेंड ऑन कंपनी की मुझे सिखाएगी जी. तो फिर कॉलेज का क्या मतलब. नहीं, और मैं तो एक बड़ा सा इसमें ओवरऑल एक विज़न देख रहा हूँ कि एक यूथ 20 साल से जब ओरिजिनल इंजीनियरिंग ख़त्म किया और 30 साल तक वो यही के पीछे भागता है कि मैं कैसे एम्प्लॉयबल बनूं. सर आप तो ये लाइफ का हमारे एज ग्रुप में हम ये मानते हैं कि ये जो 20 से 30 साल का जो आयु का एज ग्रुप है वो हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जैक्टली. और हमारा इंडियन यूथ उसमें ही बहुत ही विजनलेस है, गोल इसका डिसाइड नहीं है और यहाँ वहाँ भागता है. जैसे आपने बोला कि मैं अब ये डिग्री कर लूँ, मैं ये कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूँ. उन्हें गुड काउंसलिंग की भी ज़रूरत है. तो मैं आपको यही बोल रहा था कि विनीता ग्रुप एक ऐसा इनिशिएटिव ले, एक ऐसा एक फाउंडेशन लेके आए कि जिसमें इसकी फ्री काउंसलिंग भी हो, कि न तो खाली हेल्थ केयर सेक्टर, बट आप इसी ग्रुप के एक मेंबर हो बट यू आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स कोर इंजीनियरिंग और एडवांस इंजीनियरिंग, तो इसमें सभी तरह के गाइडेंस मिले उसको. ये एक सोशल कोज होगा अपने यूथ को अच्छा गोल ऑफ लाइफ देने का,
एम्प्लॉयबल बनाने का। तो इस तरह से हम पूरे भारतवर्ष के निर्माण में अपना एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, Yes. एब्सोल्युटली। एंड फ्यूचर में इसी का स्कोप भी है। जी मैं आज के यूथ से थोड़ा जेलस भी फील करता हूँ, जी इसलिए क्योंकि जब मेरा टाइम था तो मैं हमेशा सोचता था कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए और थ्योरी कम होनी चाहिए। मैं जितना जो है हाथ अपना लगाऊंगा, मैं जितना अपना दिमाग और साइकोमोटर स्किल्स लगाऊंगा, उतना मैं सीखूंगा, रादर देन कि फॉर्मूला जो कि मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप सर बहुत एजुकेटेड हैं, मुझे पता है, हाँ एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज, यू हैव आल्सो ran the entire race and you are at the end of the finish या line. Now after living for 40 years, I would like your opinion. How much out of that studies are you actually implementing in your real life? मैं आपको एक ही वर्ड में इसका आंसर दूंगा कि हमने जो एजुकेशन किया, सपोज आई एम अ डॉक्टरेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उस टाइम जब हम स्टूडेंट एज में होते हैं तब ये लगता है कि हमें ये आगे जाके ब्रेड बटर देगा, जी, बट मैं डेफिनेटली एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी ये बोलता हूँ कि एजुकेशन आपको ग्रूम करने के लिए है, आपको एक जगह पे खड़ा करने के लिए है। बाद में तो आप ही को आपकी दौड़ खत्म करनी है। 10 मैकेनिकल इंजीनियर एक कॉलेजेस में निकलते हैं तो एक वो 200 करोड़ की कंपनी का मालिक बनता है और एक वो पूरी जिंदगी जॉब ही करता है, भागता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि ओनली एजुकेशन मैटर नहीं करता, माइंडसेट भी मैटर करता है, फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी मैटर करते हैं। बट आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि आज के यूथ के लिए एक ऐसा बहुत ही अच्छा सा कारपेट बिछ गया है। इसीलिए मैं जेलस फील करता नहीं, वो आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, बट ये एक इतना अच्छा रेड कारपेट बना है कि ये यूथ खाली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करे तो वो एक एम्प्लॉयबल भी बन जाएगा, लाइफ लॉन्ग उसको एक जॉब भी मिल जाएगी, और अल्टीमेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम भारत को एक महासत्ता बना दे और विकसित भारत 2047 का जो अभी टारगेट लगा है, तो वो हम कितनी भी सर मशीनरी इंफ्रा पे काम कर ले, बट जब हम अपने आप में काम नहीं करेंगे, और अब हमें काम ये करना पड़ेगा कि हम यूथ को इंस्पायर करें, बिल्कुल यूथ को अपलिफ्टमेंट करें। तो मैं ये इंस्पिरेशन के साथ आज का अपना जो ये डिस्कशन है उसको ऐसे कंक्लूड करूंगा कि ये विनीता ग्रुप ऐसा कोई इंस्पिरेशनल फाउंडेशन लेके आए कि जो ये स्किल डेवलपमेंट को बताने के लिए एक इनिशिएटिव ले, कम से कम प्रयागराज से, और बाद में वो पूरे यूपी में फैले। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।